चारू को देखने के लिए अमन नाम का लड़का अपनी माँ रमा के साथ आता है और चारू की माँ अनीता भी वहीं होती है। लड़का काफी अच्छा था और लड़के को देखकर अनीता कहती है, देखिए बहन जी, हमें तो बहुत पसंद आया है आपका लड़का और आप लोगों का परिवार भी मुझे काफी अच्छा लगा है। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी ऐसे ही परिवार में हो, जिसके घर में लोग सभी अच्छे हो। आप लोग तो वैसे भी काफी अच्छे दिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपके घर शादी करके चली जाए। अगर आपकी तरफ से रिश्ता मंजूर है तो बता दीजिए। वैसे मुझे आपकी बेटी पसंद आई, देखने में भी अच्छी है और काम भी अच्छा करती होगी। अब ऐसे रिश्ते को कौन ही ठुकराएगा। हमारी तरफ से आप रिश्ता तय ही समझिए। और बताइए, लेन देन में क्या करेंगे आप लोग? शादी ब्याह के रस्मों के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लेने देने में क्या ही शर्म। ऐसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। मेरी बेटी जहाँ भी जाए बस खुश रहे। एक मिनट, जब मेरी तरफ से कोई बात ही नहीं हुई है तो आप रिश्ता कैसे तय कर रही हो? और लड़के ने भी तो अभी तक कुछ नहीं कहा। अभी हम दोनों को भी तो बात करने दीजिए। और पूरी बात हुई कहाँ है? शादी में लेन देन भरपूर होता है, ये बात तो आप भी जानती होगी ना। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने पहले ही कह दिया कि लेन देन की बात कर लेते हैं। रिश्ता तो होता ही रहेगा। हमें आपकी बेटी पसंद है और आपको हमारा बेटा पसंद है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। शादी हो जाने देते हैं और आप हमें खुशी से जो भी देंगी वो हमें सब स्वीकार है। तो चलिए, जब आपने मुंह खोल कर लेन देन की बात कर ही ली है तो ठीक से लेन देन के बारे में बात कर ही लेते हैं। आप एक बात बताइए कि आप अपने बेटे को क्या देंगे? मेरा मतलब है अपने बेटे को दहेज में क्या दोगे? वो क्या है ना, शादी दो लोगों की हो रही है तो दो लोगों का परिवार आपस में जुड़ेगा, तो सब कुछ अच्छे से देख के करना चाहिए ना। चलिए बताइए, आप दहेज में क्या देंगे? अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे दहेज लड़की के घर से आता है, लड़के के घर से नहीं। और आप लोग दहेज क्यों मांग रहे हो? दहेज तो हम लोगों को मांगना चाहिए। लड़की वाले दहेज देते हैं, ना कि लड़के वाले। समाज में भी कुछ रीति रिवाज रस्में होती हैं जिनको मानना चाहिए। हम भी बस उन्हीं को मान रहे हैं। और ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप लोग कि दहेज के बदले दहेज लिया जाएगा? आंटी जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं कहाँ बड़ी हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। और आप लोग जो बातें कर रहे हो ना, मैंने उस बात से ही सीखा है। देखिए, शादी दो लोगों की हो रही है, दो इंसानों की हो रही है और दोनों की मर्जी से हो रही है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर शादी दो लोगों की हो रही है तो दोनों परिवारों का फर्ज बनता है ना कि अगर यदि एक परिवार दहेज मांगता है तो दूसरा भी मांगे, और यदि एक देता है तो दूसरा भी दे। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और वैसे भी लेन देन में ये सब तो चलता ही रहता है। अच्छा हुआ कि अभी सारी बातें क्लियर हो गई। आपकी बेटी तो पागल है, पागल। अब आप ही बताओ, अगर हम ये रीति रिवाजों को बदल देंगे तो समाज क्या कहेगी हमारे बारे में? चल बेटा, मैं तेरी शादी कहीं और करवा दूंगी, पर इससे नहीं करवाऊंगी। और बहन जी, आप अपनी बेटी की हरकतों पे लगाम लगाइए, वरना कोई शादी नहीं करेगा इससे। वरना आगे चलकर आप लोग ही पछताओगे कि आपने अपनी बेटी को इतनी छूट क्यों दी। रमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। यह सब कुछ देखकर चारू को जरा सा भी बुरा नहीं लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह चारू अब कई सारे रिश्तों के लिए मना कर देती है, क्योंकि जो भी उसके लिए रिश्ता आता वह लड़के वालों से एक ही बात करती कि वो दहेज में क्या देंगे, और इसी वजह से उसके लिए आए हुए रिश्ते वापस चले जाया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और दिन निकलने के साथ साथ चारू रिश्तों को ठुकराती चली जाती है। यह देखकर चारू की माँ बहुत परेशान हो जाती है और ऐसे ही एक दिन एक बहुत अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाता है और चारू की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो चारू से बोलती है, तू एक बार साफ साफ मुझे बता दे कि ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, वो भी सिर्फ तेरे दहेज देने वाली बात पे। अरे दहेज लेकर क्या ही हो जाएगा, तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? तू भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, क्या करना चाहती है तू? माँ, शायद आप भूल गई हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। याद है ना, दीदी ने दहेज की वजह से ही आत्महत्या की थी। वो लड़का जिसकी एक छोटी सी नौकरी थी,
उसने हम लोगों से कितना दहेज मांगा था और दहेज इकट्ठा ना होने पर पिताजी को दिल का दौरा आ गया था और ये देख दीदी ने आत्महत्या कर ली थी। अब जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मेरी खुद की कंपनी है तो मैं लड़के वाले से दहेज क्यों ना मांगू? जिसके पास कुछ नहीं है वो मुंह खोलकर दहेज मांग रहा है, और जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं दहेज भी ना मांगू? ये कैसे हो सकता है? देख, मैं मानती हूँ तेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था वो तो होके ही रहेगा। अब ये सब करेगी, इससे हमारा ही नुकसान होगा। तेरे लिए रिश्ते आना बंद हो रहे हैं, तो मेरी बात समझ। तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। माँ, मेरे ऊपर शादी का दबाव डालने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको भी पता है ना। और अब तक क्यों मना कर रही हूँ मैं, आगे भी मैं मना ही करूँगी। इसलिए आप मुझे तो समझाओ हिम्मत कि दहेज लेना है या नहीं। घर में कितना सब कुछ हो चुका है और अब वही दहेज हम मांगेंगे, क्योंकि मैं भी किसी लड़के से कम नहीं हूँ। चारू अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अमन अनीता से मिलने के लिए उसके घर आता है। उस समय चारू घर पर नहीं होती है। अरे अमन बेटा, तू यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ना क्योंकि मैं चारू को बहुत पसंद करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। उस दिन उसे क्या हुआ था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? अनीता अमन को सारी बात बता देती है। सारी बात पता चलने के बाद अमन को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर चारू ऐसा बर्ताव क्यों करती है। इसीलिए एक दिन अमन चारू से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। अमन को देखकर चारू को कुछ समझ नहीं आता है और चारू बोलती है, अरे अमन, तुम यहाँ? क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझसे दहेज लेने के लिए? देखो, मैंने तो सारी बातें रख दी थी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें दहेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं दहेज लेने वाली बेटी हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चलो बताओ। हाँ, मंजूर है मुझे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। इसीलिए शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ का क्या हुआ? तुम्हारी माँ को तो ये सब बातें पसंद ही नहीं है ना। तो अपनी माँ से इन सब के बारे में बात करो, जब जाकर मुझसे बात करना। अगले दिन अमन अपनी माँ के साथ चारू के घर आता है, जहाँ वह सबके सामने चारू से अपनी दिल की बात बोलता है। मैं चारू से बहुत प्यार करता हूँ। चारू, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। और हाँ चारू, तुम्हें दहेज चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें दहेज देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें दहेज में वो कीमती चीज दूंगा जो आज तक किसी ने किसी को ना दिया हो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा, बराबरी का हक दूंगा, तुम्हें अपना अभिमान बनाऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, वो है शिकायत का मौका। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और अगर इसके अलावा भी तुम्हें कुछ चाहिए तो वो सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अमन की बातें सुनकर चारू को बहुत अच्छा लगता है और वह शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद अमन अपनी माँ को मना लेता है और कुछ दिनों बाद अमन और चारू की शादी हो जाती है। जिसके बाद अब चारू अपने दहेज के साथ अपने ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी रहती है। गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी, आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा, तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं? नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है? यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? आखिर कमी क्या है? हाँ,
आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गुलाम। तुझे तो अपनी बीवी की सारी बातें सही लगेंगी ना। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर। मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा। लेकिन इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू कैसे आ गया? देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहां आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि वहाँ आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो? मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मेम साहब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची, आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए? राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही, इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? अब तुझे कैसे बताऊं बेटी, मेरी खुद की औलाद होकर वो मेरे मरने की राह देख रहे हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत उन्हें मिल जाए, और पराई होकर तू मेरा ख्याल रखकर मेरा जीवन बढ़ा रही है तो चिढ़ेंगे ही ना। बताइए ना बड़े मालिक। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू जाके अपना काम कर। देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था।
और वो उनकी बातें सुनता है। यार मेरे काम का नुकसान हो रहा है, और एक ये पिताजी हैं जो बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे, तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए, वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है, जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन पर बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहां आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है। राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहां आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है। भारती सुबह सुबह पूरा घर साफ कर रही होती है और सुबह ही उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आ जाती है और भारती को काम करते हुए देखकर बोलती है, कोई नई नौकरानी रख लिया क्या भारती तूने? तुझे कहाँ से मैं नौकरानी दिख रही हूँ? अपनी आंखें ठीक करवा ले, वरना मोहल्ले में सब लोग तुझे अंधी अंधी कहेंगे। अरे रे, ये तो भारती तू ही है। लेकिन कल ही तो तेरे बेटे की शादी हुई थी ना, और जहाँ तक मैंने सुना था कि बहू के आने के बाद सास की ऐश हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती। लेकिन यहाँ तो हाँ, यहाँ तो सास ही काम कर रही है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि बहू आ जाए तो हमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कौन मना कर रहा है तुझे कुछ भी करने से? लेकिन कुछ काम तो अपनी बहू को भी बोल। और है कहाँ वो महारानी? यहाँ सास काम कर रही है, ये सब क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? अरे मेरी बहू तो सो रही है। मोए मोए, भारती का तो मोए मोए हो गया। पहली रसोई बहू की होती है, लेकिन तेरे हालत देखकर ये सब लग रहा है यहाँ पहली रसोई सास की ही होने वाली है। रहने दे, तू मुझे भड़का मत। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूं। उसे कुछ भी करना हो तो वो मुझसे बिना पूछे कर सकती है। अरे मैं तो ऐसी सास हूँ, बहू भी कहे सास हो तो मेरी जैसी। भारती अपनी बहू की हर बात में साथ देती थी। नई बहू होने के बाद भी कभी भारती की बहू मधु को ऐसा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन मधु अपने कमरे में उदास बैठी थी। अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर तुरंत वहाँ भारती आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, उदास सी लग रही है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज ना मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन रोहित ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती। क्या रोहित ने तुझे बाहर जाने से मना कर दिया? जी माँ जी, लेकिन मेरा बहुत मन था अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का। तू बहू चिंता मत कर। अरे उसकी सुनता ही कौन है, मैं उसकी माँ हूँ। तू आराम से जा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, उससे मैं बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा माँ जी, ये ड्रेस बताओ, ये ड्रेस कैसी रहेगी जन्मदिन में पहनने के लिए? बहू ये तो काफी छोटी लग रही है। जी माँ जी, छोटी तो है, लेकिन मैं शादी से पहले ऐसे ही कपड़े पहनती थी। हाँ तो शादी के बाद कुछ बदला थोड़ी है।
तुझे जो मन करे तो वो पहन, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भारती अपनी बहू को बर्थडे पार्टी में जाने से बिल्कुल नहीं रोकती और मधु वो ड्रेस पहनकर ही पार्टी में जाती है। शाम को जब मधु घर आती है तो वहाँ रोहित आ चुका था। मधु को उस ड्रेस में देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, मधु ये क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ड्रेस मत पहनना, तुमने फिर भी यही पहन ली। हाँ तो क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने माँ जी से पूछ कर ही तो पहनी है ना। रोहित तभी अपनी माँ को तुरंत बुलाता है। माँ, ये ड्रेस पहनने के लिए आपने मधु को कहा है क्या? ओ नहीं तो क्या, देख तो कितनी प्यारी ड्रेस है, ऐसा लग रहा है कि बहू के लिए ही बनी है ये तो। और ये सब छोड़, तू ये बता तूने बहू को पार्टी में जाने से मना क्यों किया? तू बहू को रोक टोक करेगा? अच्छा, तो मधु ने आपको ये बताया कि मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए मना किया था? ओ नहीं तो क्या, तूने बहू को क्यों मना किया पार्टी में जाने से? माँ, इसे मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि ये जो ड्रेस पहन के जा रही थी इनमें से कोई भी ड्रेस पहनने लायक नहीं है। अब मधु की शादी हो चुकी है, अब वो कुंवारी नहीं है जो ऐसे कपड़े पहन के जाएगी। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि आप कितनी सुंदर हो। माँ के लाडले बच्चे, अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद अगर तूने बहू को कुछ भी कहा, ये कहीं भी जाने से मना किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना आपने अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है, मैं तो क्या कोई कुछ नहीं बोल सकता। भारती अपनी बहू की सही गलत हर बात में पूरा साथ देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु अपने ससुर मोहन के साथ बैठी होती है कि तभी मधु के ससुर कहते हैं, अरे बहू, आज मेरे चाय पकौड़े खाने का बहुत मन है, जरा जल्दी से बना दे तो अच्छा होगा। ससुर जी फिर कभी बना दूंगी ना, अभी मेरा मन नहीं है। बहू, मन तो अभी हो रहा है मेरा खाने का, बाद में क्या करूँगा। ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, जल्दी से बना दे, बड़े दिनों बाद कुछ कहा है मैंने बनाने को। अपनी ससुर की बात सुनकर मधु तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आप ससुर जी को देख लीजिए ना, मेरा मन नहीं है और वो फिर भी मुझे पकोड़े बनाने की कह रहे हैं। क्या उन्होंने तुझे कहा पकोड़े बनाने को? तो चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ उन्हें। भारती तुरंत मधु को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और बोलती है, क्यों जी, कुछ ज्यादा ही नहीं आपका हो रहा है चाय पकोड़े खाने का मन? अरे भाई, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने, बस चाय पकौड़े ही तो मांगे थे। अब क्या आदमी अपने घर में कुछ खाने को भी नहीं मांग सकता? बात तो सही कह रहे हो आप। बहू, इसमें तुझे समझना चाहिए ना। माँ जी मैं क्या? बहू, रोज तो तू ही सब कुछ करती है, आज ये घर पर भी है, इनका चाय पकोड़े खाने का भी मन है, तो खिला देते हैं ना इन्हें चाय पकोड़े। चल बहू, अब तो तेरी सास ने भी हरी झंडी दिखा दी है, अब मिल जाए तो मजा आ जाएगा चाय पकौड़ों का। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, बहू और मैं रोज रोज घर का सारे काम करते हैं, तो हमें भी तो चाय पकोड़े खाने को नहीं मिलते हैं। तो आज एक काम करते हैं, आप ही बना दीजिए सबके लिए चाय पकोड़े। मैं कैसे बना सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हो, आपने तो हमारे मुंह से पानी ला दिया, अब तो हमारा भी मन हो रहा है चाय पकोड़े खाने का। चलो अब जाओ बना के लाओ चाय पकोड़े, आज सब बैठ के खाएंगे। मधु अब अपनी सास का फायदा उठाने लग गई थी। हर काम में अपनी सास को बीच में ले आती है और फिर भारती अपनी बहू के आगे किसी और की कोई बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। भारती मधु के पास आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा मेरे साथ दवाई लेने चल। आज ना तो घर में तेरे ससुर जी हैं और ना ही रोहित घर पे है, आज तू ही चल ले मेरे साथ दवाई लेने, क्योंकि दवाई मेरी खत्म हो गई है। माँ जी मैं नहीं जा रही, आज मेरी दोस्त घर आने वाली है, उसे थोड़ी शॉपिंग करनी है तो मैं उसके साथ जाऊंगी। बहू, शॉपिंग तो बाद में भी हो जाएगी ना, अभी मेरी दवाई ज्यादा जरूरी है, इसलिए चल ले। माँ जी आप आस पड़ोस में से किसी को देख लो जो आपके साथ चले जाए, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और भी बहुत काम है। मधु अब अपनी सास के ही सर पर चढ़ गई थी। अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती थी, हर बात को काट देती थी और ये सब भारती भी नोटिस करने लगी थी। कुछ दिनों बाद सब लोग साथ में बैठे होते हैं और तभी वहाँ विमला और भारती आती है और भारती ने उस दिन सूट पहना था। मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैंने शादी के बाद पहली बार ये सूट पहना है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों भाई साहब, आज भारती को देखकर आपको अपने पुराने दिन याद नहीं आए क्या? मतलब माँ जी अपने पुराने दिनों में भी ऐसी ही लगती थी। बहू, ये तेरी सास है, थोड़ी तो इज्जत रख अपनी सास की। अपनी सास के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? मैंने गलत क्या बोला पापा जी? माँ जी अब भी ऐसी ही ढोलक है और विमला आंटी कह रही थी कि जवानी में भी ऐसी ही थी, तो मुझे अचानक से माँ जी की जवानी वाली इमेज आ गई। मधु अपनी सास का काफी मजाक बनाती है और वहाँ से हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब समझ आया
कि बहू को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो सर पर चढ़कर तांडव ही करने लग जाए। क्या हुआ माँ? आपकी बहू ने आपको दुख दे दिया? अरे हमेशा मैं कहता था माँ इसे सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन आप नहीं। मेरी बहू जो कहेगी वही होगा, मेरी बहू ये नहीं करेगी, मेरी बहू वो नहीं करेगी। अब लो माँ, आपकी बहू कुछ नहीं करेगी, जो करोगी आप करोगी। माँ अभी भी समय है, रोक सकती हो तो रोक लो, वरना बाद में पछताती रह जाओगी। जिसके बाद वो अपनी बहू का इतना साइड लेना ही छोड़ देती है। अभी तक आप लोगों ने अमीर गरीब की कहानियों में उनके कपड़े, उनके रहन सहन और तौर तरीके के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज की कहानी में हम बात करेंगे अमीर गरीब की तिजोरी के बारे में। मिताली एक बहुत अमीर औरत थी जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ थी रेणुका जो कि बहुत गरीब थी, साथ ही मिताली के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मिताली अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी रेणुका उसके कमरे में आती है और अलमारी से लेकर पूरा कमरा फैला देखकर कहती है, मालकिन, आपने ये कमरे का क्या हाल कर रखा है? आप भी रिया बिटिया से कम नहीं हैं। जरा नजर उठाकर अपने कमरे का हाल तो देखिए। सॉरी रेणुका, लेकिन मैं क्या करूं? जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो रेडी होने के चक्कर में ना सारा कमरा फैल जाता है। मैंने तुम्हारे लिए काम बढ़ा दिया ना। नहीं मालकिन, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो काम ही यही है। आप हमें इसी बात की तो इतनी तनख्वाह देती हैं। काम होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझकर तुमसे डबल काम करवाऊं, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मालकिन, अब तो आप ऐसे बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप तैयार हो जाइए वरना लेट हो जाएंगी। मैं तब तक आपके कमरे का हुलिया ठीक कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। लेकिन तुमने रिया को बोल दिया था ना कि वो भी तैयार हो जाए। मालकिन, रिया बेबी को घूमने के लिए तैयार हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आपसे पहले ही तैयार होकर हॉल में बैठी हैं। वो बड़ी बेशक हो गई हैं, लेकिन है अभी भी बच्ची ही। रेणुका इतना कहकर कमरे की चीजें ठीक ठाक करने लगती है। तभी उसकी नजर खुली अलमारी की तिजोरी पर जाती है, जिसे देखकर वो हंसते हुए मिताली से कहती है, मालकिन, अब ये मत कहना कि हम आपके अलमारी पर नजर डाल रहे हैं, लेकिन बिना पूछे रह नहीं सकते। एक बात बताइए, आपने ये अलमारी के अंदर एक और छोटी अलमारी कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं बनवा ली? रेणुका, वो छोटी सी अलमारी नहीं बल्कि तिजोरी है, जिसे हम लोग अलमारी के अंदर बनवाते हैं ताकि इसमें सामान रख सके। क्या मालकिन, सामान रखने के लिए इतनी बड़ी अलमारी कम है क्या, जिसमें एक इंसान आराम से सो जाए? उसमें तिजोरी बनवाने की क्या जरूरत? हमारे घर की अलमारी तो ऐसी नहीं है, ना ही उसमें ऐसी कोई तिजोरी है। रेणुका और मिताली की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा मिताली का भाई शिवांश सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहता है, तिजोरी और अलमारी के बारे में इतना पूछ रही हो, कहीं माल चोरी करके भागने की तो नहीं सोच रही? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब जी? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं, और जिस घर का नमक खाते हैं उसी घर में चोरी करेंगे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? रेणुका सही कह रही है शिवांश, आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले सोच लेना। मैंने गलत कुछ नहीं बोला दीदी, आप इनसे इतने प्यार से बात क्या कर लेती हैं? ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। आज ही अपने घर की तिजोरी अलमारी की बराबरी आपकी तिजोरी अलमारी से कर रही है, कल को न जाने और क्या करेगी। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो? चले अब, या अभी भी रेणुका को उसकी गरीबी का ताना मारना है? चलो दीदी, मैं तो कब से तैयार हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीब लोगों को अपने मुँह लगाने का। मेरा भाई थोड़ा पागल है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत देना। ओके, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम मेरा कमरा चमका दो। मिताली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेणुका मिताली की अलमारी और कमरा सेट करने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन रात के समय रेणुका अपने घर में अपने कमरे की अलमारी सेट करते हुए मिताली की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। तभी उसका पति रमेश वहाँ आता है और रेणुका को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम अलमारी सेट कर रही हो या बना रही हो? जब से आया हूँ देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रही हो अलमारी में। क्या ढूंढूंगी मैं तो बस मालकिन की तिजोरी के बारे में सोच रही थी। आज मैं उनकी अलमारी सेट कर रही थी, तब मैंने उसमें एक बहुत अच्छी और प्यारी सी तिजोरी देखी। हमें तिजोरी का क्या काम है? हमारी तिजोरी तो अलमारी के अंदर रखी हुई स्टील का डब्बा ही है, क्योंकि हमसे तो वो भी नहीं भरता, तो हम तिजोरी रखने के लिए पैसे और गहने कहाँ से लाएंगे? बात तो सही कह रहे हैं आप। कहाँ मालकिन की तिजोरी
अलमारी महंगे महंगे कपड़ों और गहनों से भरी हुई है और हम गरीबों की फटे पुराने कपड़ों और चिल्लर से। वो तो होगा ही, क्योंकि अमीर गरीब की हर चीज में फर्क होता है। लेकिन अब तुम ये अमीर गरीब की तिजोरी पर बात करके ही पेट भर लोगी या खाना भी दोगी? आज बहुत थक गया हूँ मैं। जी आप बैठिए, बस अभी लाती हूँ। रेणुका इतना कहकर किचन में जाकर 2 थाली में भोजन परोस कर लाती है, जिसके बाद पति पत्नी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेणुका अपनी मालकिन के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आती है और देखती है कि मिताली अपनी अलमारी की तिजोरी को ऑटोमेटिक तरीके से खोल रही है, जिसे देखकर रेणुका कहती है, मैडम कुछ भी कहो, लेकिन आपकी ये तिजोरी बहुत अच्छी है और इसमें तो लाइट भी जलती है। हाँ रेणुका, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तिजोरी है जिस पर हम अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे हम फोन पर लगाते हैं, जिसे जब तक तुम चाहोगी नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं, जब तक उसमें पासवर्ड न डाल दो। अरे वाह मालकिन, मतलब हमारे पैसे गहने बैंक से भी ज्यादा सेफ। हाँ सेफ तो रहते हैं, तभी तो लोग अपनी अलमारी में ये ऑटोमेटिक तिजोरी बनवाते हैं। लेकिन मालकिन, ये तिजोरी तो अमीर लोग ही लगा सकते हैं, हम गरीबों के पास कहाँ इतना पैसा है जो हम उसे इतनी महंगी तिजोरी में पासवर्ड लगा कर रखें। अब गरीबों के लिए तो हमारी अलमारी में रखा स्टील का डब्बा ही हमारी तिजोरी है, जिसमें हम अपने पैसों को सेफ रखने के लिए एक छोटा सा ताला लगा कर रखते हैं। क्या तुमने ये अमीर गरीब की तिजोरी लगा रखा है? कहीं तुमने शिवांश का झूठा पानी तो नहीं पी लिया? नहीं मालकिन। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें इस तिजोरी को खोलना और बंद करना सिखाती हूँ, क्या पता कब जरूरत लग जाए। मिताली इतना कहकर अपनी तिजोरी का पासवर्ड डालकर रेणुका को उसे खोलने का सही तरीका समझा रही थी और ये सारी चीजें मिताली का भाई शिवांश छुपकर देख रहा था, जिसकी नीयत तिजोरी में रखे पैसे और जेवर देखकर खराब हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, दीदी ने अपनी इस नौकरानी को अपनी तिजोरी का पासवर्ड बताकर मेरा काम और आसान कर दिया। वैसे तो मुझे हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था, लेकिन अब चोरी का हिसाब कैसे लोगी आप? चोरी करूंगा मैं, फंसेगी आपकी प्यारी नौकरानी। शिवांश इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और चोरी करने के लिए सही मौका तलाशता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन मिताली किसी काम से बाहर गई थी। तभी शिवांश मौका पाकर मिताली के कमरे में जाकर उसकी तिजोरी खोल के सारे पैसे और जेवर निकालकर अपने कमरे में छुपा देता है, जिसके बाद खुद ही बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब घर वाले वहाँ आते हैं। तभी मिताली भी बाहर से घर वापस आती है और अपने भाई को चिल्लाते देखकर कहती है, क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? दीदी आप भी चिल्लाओगी? अपने कमरे में जाकर देखो, आपकी पूरी तिजोरी साफ है, 1 रुपया नहीं है उसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पासवर्ड डाला हुआ है जो किसी को नहीं पता। जरूर आपकी नौकरानी ने चुराया होगा, क्योंकि एक तो गरीब है, दूसरा उसके पास आपकी जैसी तिजोरी भी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। मेरी बात मानो, पुलिस को कॉल करके इसको जेल भेजो। मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, विश्वास करो मेरा। अभी भी आपको इस पर भरोसा है? बल्कि अपनी तिजोरी की सारी चीजें आपने इसे ही बताई हैं। शिवांश की बातें सुनकर मिताली ना चाहते हुए भी रेणुका पर शक करने पर मजबूर थी और पुलिस बुलाकर रेणुका को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देती है, जिसे देखकर शिवांश अंदर ही अंदर बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय शिवांश अपने कमरे में बैठा चोरी के पैसे गिन रहा था। तभी मिताली अचानक वहाँ आती है और वो घबरा जाता है और सारे पैसे उसके हाथों से नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, इसका मतलब पैसे तूने चुराए हैं, चोरी तूने करी है और इल्जाम इस बेचारी गरीब औरत पर डाल दिया तूने। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करते हुए कितना गिरा हुआ है तू। दीदी आप गलत समझ रही हो। भाई सही तो मैं अब समझ रही हूँ। तेरे चक्कर में अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो मैंने सालों से मेरे यहाँ काम कर रही है उस पर भरोसा न कर कर तुझ पर किया। कैसे भूल गई मैं कि गरीब कभी चोर नहीं हो सकते। मिताली इतना कहकर पुलिस स्टेशन जाकर रेणु को जेल से छुड़वाती है और उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही सही गुनहगार को जेल करवाती है।